अस्सलाम स्टूडेंट, अब हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर SN1 की तरफ आते हैं। मैंने आपको ये बताया था अगर तो ये इन दोनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फ़र्क ये है कि अगर जो बॉन्ड ब्रेकेज है और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होती है तो SN2 है, और अगर पहले बॉन्ड ब्रेकेज होती है फिर फॉर्मेशन होती है, टाइम लगता है, तो हम SN1 होता है। ठीक है, इसको SN का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। इसमें वही बात है कि जैसे पिछले हमने जो SN2 मैकेनिज्म पढ़ा था उसमें एक साथ दोनों चीज़ें हो गई थी, एक ही साथ बॉन्ड ब्रेकेज हुआ था, एक ही साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन इसमें जो है दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगा। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज, पहला स्टेप क्या है, रिवर्सिबल आयनाइजेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ एक्वस एसीटोन और एक्वस इथाइल अल्कोहल। एक्वस एसीटोन है या इथाइल अल्कोहल है, उसकी प्रेजेंस में जो भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड है उसकी रिवर्सिबल का मतलब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगी और इसकी आयनाइजेशन होगी। इसके नतीजे में क्या होगा, एक कार्बोकैटाइन, जब भी कोई ऐसी स्पीशीज बनती है जिसके ऊपर जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो कार्बोकैटाइन होता है, तो कार्बोकैटाइन बनेगा और Cl नेगेटिव। जाहिर बात है जो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है तो पहले बॉन्ड ब्रेकेज होगी, वो तो आपको पता है ना, रिवर्सिबल आयनाइजेशन, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव रिलीज होगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब भी किसी स्पीशी में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो कार्बोकैटाइन आता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, कार्बोकैटाइन रिलीज हुआ है। ठीक है, इन द सेकेंड स्टेप दिस कार्बोकैटाइन इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल टू गिव द प्रोडक्ट। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जब बिल्कुल जो ये देखिए, ये जो क्लोराइड है ना, क्लोराइड ये लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल चुका है, जब निकल चुका है उसके बाद जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर रहा है और आप ये देख रहे हैं कि आपके पास प्रोडक्ट बन चुकी है। अब ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, आपको पता है इसके पास एक लोन पेयर है तो वो इसको डोनेट करेगा, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो आप ऊपर ये भी देख रहे हैं कि ऊपर वाला स्टेप स्लो है और नीचे वाला फास्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए कभी भी बॉन्ड ब्रेकेज में या आयनाइजेशन में एनर्जी लगती है, जब भी किसी चीज़ में एनर्जी दरकार होती है तो वो स्टेप जो है वो मुश्किल से होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो है और सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट है। सेकंड स्टेप में होना ही क्या है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर नेगेटिव है, इनको जस्ट मिलना है, इनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आई, इन्होंने जस्ट कंबाइन करना है। तो ये फास्ट स्टेप है। तो आपने ये पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, जब भी कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही उसी को आप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि रेट इक्वेशन आप इसी स्टेप से निकालेंगे और यही वाला जो स्लोएस्ट स्टेप है वो पूरी रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। फास्ट स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं हो सकता। वही यही वाली बात जैसे इन्होंने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी है, सिंस द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सो इट इज़ अ स्लो स्टेप। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द सेकेंड स्टेप विच इन्वॉल्व्स द एनर्जेटिकली फेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आयन। उसमें क्या है, ऑपोजिट चाइन है, उनको जस्ट कंबाइन तो करना है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज देयरफॉर कॉल्ड द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, द मैकेनिज्म इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर। आपको पता है जो फर्स्ट स्टेप होता है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, उसी से रेट इक्वेशन निकलती है। तो चूंकि फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल मौजूद है, मैंने कहा है ना बहुत से ऐसे रिएक्शन होते हैं, आप सिर्फ ये ना देखें कि इसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, आप ये देखें कि अल्काइल हैलाइड का भी सिर्फ एक मॉलिक्यूल मौजूद है। बहुत से ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें देखिए रिएक्टेंट एक से ज़्यादा एक ही होता है लेकिन उसको 2 मॉलिक्यूल होते हैं या 3 मॉलिक्यूल, तो अल्काइल हैलाइड का सिर्फ एक मॉलिक्यूल इस रिएक्शन मौजूद है, इसीलिए इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 1 है, इसको हम यूनिमोलिकुलर कहेंगे। तो वो यही कह रहे हैं, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर बिकॉज 1 मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अच्छा, इन SN1 मैकेनिज्म, SN1 की द न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफाइल तब अटैक करते हैं जब लिविंग ग्रुप पहले ही चला जाता है, वो यही वही बात है। देखिए अभी इसने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इससे पहले न्यूक्लियोफाइल तो लिविंग ग्रुप तो पहले ही छोड़ चुका है, तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ अटैक की तो कोई बात आ ही नहीं रही है, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल आया उसके पास तो खुली जगह है, खुली स्पेस है। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप पहले ही चला गया। ठीक है, हाँ अब न्यूक्लियोफाइल जो है अब तो इस केस में जो जैसे पिछले केस में हमने पढ़ा था ना कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ से अटैक करेगा और वहाँ से अटैक करेगा जो लिविंग ग्रुप के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होगा, लेकिन यहाँ पे तो लिविंग ग्रुप पहले निकल चुका है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल की कोई बात नहीं हो सकती। हाँ अलबत्ता चूँकि आप ये देखिए इस केस में भी ये देखिए कि पार्शली तौर पे, टेम्प्रेरी तौर पे आपको पता है इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्योंकि ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन
टेम्परेरी तौर पर जो है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो जाएगी। इस कार्बोकैटाइन में जो कार्बन मौजूद है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसी तरह इसमें भी इसकी sp2 है। तो sp2 का ये फ़ायदा होता है ना कि ये इसके जो 3 बॉन्ड्स हैं वो एक प्लेन पे हैं ट्रायंगल के, ठीक है। अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है। अब आपको पता है जब भी कोई हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, प्लेनर हो जाती है, तो आपको पता है कि वो उसमें एक मैक्सिमम स्पेस डेवलप होती है। जैसे हमने पिछली दफ़ा भी पिछले इसमें पढ़ा था कि जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुई है ना, तो इसने इलेक्ट्रोफाइल को मैक्सिमम स्पेस दी अटैक करने के लिए, ठीक है। इसी तरह जो कार्बोकैटाइन है इसमें भी आप देख सकते हैं, जो कार्बोकैटाइन है इसमें आप देखें कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। तो उस sp2 का ये फ़ायदा होता है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको मैक्सिमम स्पेस मिल जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ से भी अटैक कर देता है इसके 90 डिग्री पे, क्योंकि ये तीनों जो ग्रुप्स हैं ये एक प्लेन पर है और एक ट्रायंगल के कोने पे मौजूद है। तो अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो इन तीनों के 90 डिग्री पर अटैक कर सकता है, चाहे यहाँ से अटैक करे और यहाँ से अटैक, क्योंकि दोनों साइड से अटैक करने का इक्वल चांस है। तो 50% चांस मतलब 50 समझ आ रही है कि यहाँ से भी अटैक कर सकता है, ऊपर से भी अटैक करेगा तो इन तीनों ग्रुप के 90 डिग्री पे होगा, नीचे से भी अटैक करेगा तो इन तीनों ग्रुप के 90 डिग्री पे होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अब जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास इक्वल चांस है यहाँ से भी अटैक करने का और 50% यहाँ से अटैक करने के चांस है, 50% यहाँ से अटैक करने के चांस है। 50% यहाँ से अटैक करेगा तो क्या होगा, तो देखिए अगर यहाँ से अटैक करेगा तो इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो बिल्कुल पुरानी वाली रहेगी, और अगर यहाँ से अटैक करेगा तो इसकी कन्फिग्रेशन आपको पता है पुराने वाले से उलट हो जाएगी। तो 50% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन टेक्स प्लेस और 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, यानी पुरानी वाली रहेगी। 50% की इन्वर्ट हो जाएगी, 50% की कन्फिग्रेशन वही वाली रहेगी, ठीक है। तो वही वाली बात जो मैंने आपको बताई, पढ़ के ही बता देती हूँ। इन SN1 मैकेनिज्म द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स व्हेन द न्यू लिविंग ग्रुप हैड ऑलरेडी गॉन, so the question of direction of the attack does not arise. Moreover, the intermediate carbocation is a planar species, जैसा कि मैंने आपको बताया उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी कार्बोकैटाइन की, allowing the nucleophile to attack on it from both directions with the equal ease. We therefore observe 50% inversion of configuration, 50% retention of configuration. तो वो यही वाली बात है कि ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है, ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो अगर यहाँ से अटैक करेगा तो इसकी कन्फिग्रेशन पुरानी वाली रहेगी, अगर यहाँ से अटैक करेगा तो इन्वर्जन कन्फिग्रेशन की हो जाएगी। अच्छा, इसमें आप बता रहे कि इन मैकेनिज्म में रिएक्शन इन्वॉल्विंग SN1 मैकेनिज्म शो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड rates of such reaction depend upon the concentration of the alkyl halide. अच्छा, ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें फर्स्ट ऑर्डर इसलिए भी, जैसे ये तो खैर हमने ये पार्ट पढ़ ली, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर का मतलब जाहिर बात है एक ही मॉलिक्यूल है। अब ये जो एक मॉलिक्यूल भी अल्काइल हैलाइड का, आपको पता है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे सिर्फ अल्काइल हैलाइड है और उसका भी सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। अच्छा, जब हम इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू अल्काइल हैलाइड लिखेंगे। अच्छा, ये रेट जो है ये मैं आपको पता है, ये जो रेट जो है ना ये डिटर्मिन जो है, जैसे इसकी इक्वेशन है वो ये निकलेगी, रेट इज इक्वल टू अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अब ये रेट, ये जो आपको ये चीज़ जो है ये आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप इसकी पावर आपने 1 क्यों लिखी है, वो इसलिए कि अगर आप अल्काइल हैलाइड को आप कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट डबल होगा, ट्रिपल करेंगे तो ट्रिपल होगा। तो रेट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इसकी पावर के 1 इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसके विद द पावर ऑफ 1, ठीक है। इसलिए चूँकि इसमें है ही एक स्पीशी, इस रेट इक्वेशन में सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही तो इन्वॉल्व है, उसकी भी पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 1 निकलेगा, ठीक है। अब जो ऑर्डर है ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करते हैं। अच्छा, वही कह रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग SN1 मैकेनिज्म शो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड द रेट ऑफ सच रिएक्शंस डिपेंड ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। द रेट इक्वेशन ऑफ सच रिएक्शन कैन बी रिटन एज फॉलो, ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जो
टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जो टर्शरी जिसमें कार्बन जो यानी हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ होता है अटैच वो टर्शरी होता है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड व्हेन अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज फॉलो SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा अब आपको पता चल गया कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN2 को फॉलो करते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 को फॉलो करते हैं, जबकि सेकेंडरी जो है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स ऑन द अदर हैंड फॉलो SN1 एंड SN2 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कब किसी केस में SN1 को फॉलो करते हैं मैकेनिज्म, किसी केस में SN2 को फॉलो करते हैं।